वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। इससे पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था दैट इज हिटॉप्स मेथड, और ये वाला जो मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड, ये हिटॉप्स मेथड से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हिटॉप्स मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सिंपल है। और ये वाला जो मेथड है यानी मूविंग बाउंड्री मेथड, ये दिया था सर ओलिवर लॉज ने, इसने ये डिवाइस किया था ये मेथड। अब इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इसका जो डिवाइस है वो कैसा रहता है। देखो, इस मेथड में हम एक ट्यूब लेते हैं जो बीच में ऐसा नैरो कैपिलरी रहता है और साइड्स में ये यहाँ पे ब्रॉड एंड्स रहते हैं। इन साइड्स वाले एंड्स में हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया एज कैथोड, और दूसरे साइड में हम कोई दूसरा मेटल लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना चाहते हैं, वो मैं अभी समझा दूंगा। तो वो वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं एज एनोड, ठीक है। इसे हम एक कोलोमीटर से जोड़ते हैं और एक बैटरी से जोड़ते हैं। क्लियर? तो इस मेथड के नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि ये मूविंग बाउंड्री मेथड है, यानी यहाँ पे एक बाउंड्री जो है वो मूव होती है और उसके बेसिस पे उसने कितना मूवमेंट किया है, उस बाउंड्री ने वो कितना ट्रेवल किया है, उसके बेसिस पे हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये समझना है कि ये फंक्शन कैसे करता है और इसकी कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं, जो मैं सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में HCl है। HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव। इनका मुझे निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर, H पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का, यानी कैटायन और एनायन का। तो मैं कह सकता हूं जो HCl है, HCl को मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिसका मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। जब भी मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना होता है तो हमें उसके साथ में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट लगाना पड़ता है, या मैं जिसे कहता हूं इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, यहां पे लूंगा मैं HCl के साथ में CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। अब कैडमियम क्लोराइड ही क्यों लिया? देखो, जब भी आप कोई इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे तो आपको याद रखना होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है उससे ज्यादा होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन है उसकी स्पीड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन से ज्यादा होनी चाहिए। यह हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो एनायन है यहाँ पे प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट का एनायन, वैसा ही एनायन इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट में भी होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर क्लोराइड एनायन है तो यहाँ पे भी क्लोराइड एनायन ही होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कॉमन एनायन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसके साथ में हमें एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? उसका कैटायन, या मैं बोलूँगा उस इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी है वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उसके कैटायन की स्पीड प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड से कम होनी चाहिए, या मैं बोलूँगा प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड कम होनी चाहिए। क्लियर? शाबाश। अब ये पूरा यहाँ पे समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो एनोड है ये हम चूज करते हैं कि कौन से मेटल का लेंगे। तो ये एनोड हम जनरली उसी मेटल का लेते हैं जिस मेटल का कैटायन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में होता है। जैसे यहाँ पे कैडमियम है, कैडमियम का इंडिकेटर है, कैडमियम साल्ट इंडिकेटर है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेंगे कैडमियम मेटल का, ठीक है। तो कैडमियम मेटल का एनोड लेंगे, ये एनोड लेंगे इसका कैडमियम का। अब सपोज मैंने ये पूरा सेटअप बना दिया, इसमें मैंने कैडमियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट, या मैं बोलूँगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट,
और ऊपर डाल दिया HCl 0.1 मोलर, और ये मैंने लिया एज प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये लिया सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट या इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, शाबाश। अब देखो, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये नीचे रहेगा, और HCl की डेंसिटी कम है इसलिए ये ऊपर रहेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इन दोनों के बीच में जो लेयर है, बाउंड्री है, वो हमें दूर से दिखाई देगी। अगर दिखाई नहीं दी तो हम इसमें कोई इंडिकेटर भी डाल सकते हैं, जैसे ब्रोमोफिनॉल वगैरह इंडिकेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर, ये बात याद रखना। अब देखो, हम इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि आयॉन्स मूव हो रहे हैं। ठीक, देखिए, यहां से यहां तक कैडमियम क्लोराइड मैंने कहा, और यहां से यहां तक पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, HCl। क्लियर, यहां से ये ओपन है, ये ओपन है इधर, ये मैं बताऊंगा ये ओपन क्यों है। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं, यानी इसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे, यानी मैं बोलूंगा H पॉजिटिव ऊपर जाएगा, उसके पीछे पीछे कैडमियम 2 पॉजिटिव भी ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद में जो नेगेटिव आयॉन्स हैं, यानी क्लोराइड्स Cl नेगेटिव, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ आएंगे, नीचे आएंगे। Cl नेगेटिव नीचे आएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जब प्रोटॉन ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ से H पॉजिटिव इधर जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के पास से पहुंचेंगे और यहाँ पे रिड्यूस होके H न्यूट्रल, उसके बाद में H2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। जितना जितना H यहाँ से बाहर निकलेगा, उतना उतना यहाँ से कैडमियम इस इलेक्ट्रोड से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसको ये सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करना है, ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से क्लोराइड जो आएंगे, इसमें ये क्लोराइड नेगेटिव आयॉन्स इस कैडमियम के साथ में रिएक्ट करेंगे, और ये कैडमियम प्लस Cl2 नेगेटिव, ट्वाइस Cl नेगेटिव बना के CdCl2 बनाएंगे साल्ट। ठीक है, और यहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। इससे क्या होगा, कैडमियम क्लोराइड बढ़ता जाएगा और जो HCl है उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। जब HCl मूव होगा, कैडमियम क्लोराइड बढ़ जाएगा इधर, तो ये जो बाउंड्री है ये यहाँ से इधर तक जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक, इधर इसने ये मूव करेगा। ठीक, यानी कैडमियम क्लोराइड जो है ये अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्योंकि क्लोराइड ऊपर से आ रहा है, कैडमियम नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड ज़्यादा बन रहा है, जबकि HCl में से H पॉजिटिव जो है ना वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पे रिड्यूस होके यहाँ से रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब HCl कम होता जाएगा और जो कैडमियम क्लोराइड वो बढ़ता जाएगा। इससे ये जो बाउंड्री है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। सपोज ये पहले A से A डैश पे थी, अब ये B डैश तक पहुँच गई। क्लियर, ये बात याद रखना। और मान लो इसने यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ कवर की वो थी L सेंटीमीटर, और इस ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लो वो था A सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इतना याद रखना, लेंथ L सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ से ये सोल्यूशन इधर गया, यानी मैं बोलूँगा H पॉजिटिव आयॉन्स ऊपर मूव हुए और उसके पीछे पीछे कैडमियम भी या कैडमियम क्लोराइड भी बढ़ता गया। क्लियर। अब कैडमियम ऊपर क्यों नहीं गया, मैंने पहले ही कहा कि H पॉजिटिव आयन की स्पीड कैडमियम से ज़्यादा है, और हमें वैसा ही इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके कैटायन की स्पीड प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की स्पीड से कम हो। क्लियर। अब देखो हम इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी H पॉजिटिव का। चलो हम मानते हैं H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी सोल्यूशन में वो थी C ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। C ग्राम, क्या यहाँ पे लिखा मैंने बड़ा C, ये याद रखना। जब मैं बड़ा C लिखूंगा ना, इसका मतलब मैं पर लीटर में बात कर रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है।
ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इट इज C डिवाइड बाई 1000, यानी इसको डिवाइड बाई 1000 कर दो तो ये ml में हो जाएगा, है ना। तो C डिवाइड बाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर ml। तो इसको अगर पर ml में लिखना है तो यहाँ पे C को डिवाइड कर दो 1000। क्लियर। यहाँ पे मैंने स्मॉल c लिख दिया ताकि आप ये एक आइडेंटिफाई कर सकें कि मैं कौन सी C की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब आप कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर भी ले सकते हैं और कंसंट्रेशन आप ग्राम इक्विवेलेंट्स पर ml भी ले सकते हैं, लेकिन तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000। फिलहाल हम ये वाला लेते हैं, ये वाला कंसंट्रेशन, उसके बाद में लास्ट पे हम पर ml में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। अब ये हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाउंड्री, ये जो बाउंड्री थी यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड और HCl के बीच में जो बाउंड्री थी, ये वाली बाउंड्री, मैंने आपसे कहा कि कैडमियम क्लोराइड जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, HCl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, इसलिए इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री दिख जाएगी, ये अलग अलग दिख जाएंगी, या हम इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब सपोज ये जो बाउंड्री है इसने एक डिस्टेंस मूव की यहाँ से यहाँ, इसका मतलब जो HCl है ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ, अपवर्ड्स मूव हुआ, है ना। ये कैडमियम क्लोराइड भी अपवर्ड्स मूव हुआ। क्लियर। कैडमियम क्लोराइड तभी मूव होगा अपवर्ड्स जब HCl यहाँ से गायब हो जाएगा। क्लियर। शाबाश। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाउंड्री दैट इज सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू L, ये मैंने L सेंटीमीटर लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, जो हमने ट्यूब यूज़ किया वो मैंने लिया था A सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। शाबाश, ये बात याद रख लेना। अब मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मूविंग अप, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इस L डिस्टेंस में मूव हुई, तो बराबर होगा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन कितनी थी और कितना वॉल्यूम इन्होंने कवर किया, है ना। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, या मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास L दिया हुआ है, L तो हमने देखा कितना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें मालूम है ना। तो हम लिख सकते हैं फिर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम के बदले में L इंटू ए लिखेंगे और कंसंट्रेशन के बदले में C, यानी C इंटू L इंटू E। इससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मूविंग अपवर्ड्स, अपवर्ड कितने गए, यानी इस बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री बनाने तक, यानी A से डैश से B डैश तक कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स मूव अप हुए, वो हमें इससे मिल जाता है। उसके बाद में सपोज हमने जो करंट पास की थी वो थी Q, उसका जो चार्ज था वो था Q। अब अगर हमें ये नंबर ऑफ फेरेडेज निकालना हो, फेरेडेज में निकालना हो कितने फेरेडेज मूव अप हुए, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ फेरेडेज ऑफ करंट इज इक्वल यानी N, वो बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई चार्ज ऑफ 1 फेरेडे, यानी 96500 कूलम, है ना। टोटल चार्ज डिवाइड बाई चार्ज ऑन फेरेडे। क्लियर। वो हमें निकल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ फेरेडेज, ये फॉर्मूला है और आपको ये मालूम भी होगा। ये हो गया। अब अगर हमें निकालना हो कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायंस इन H पॉजिटिव आयंस ने कितना करंट, कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया, तो वो डिपेंड करेगा कि कैटायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रांसपोर्ट नंबर, और इनटू नंबर ऑफ फेरेडेज कितने थे, है ना, नंबर ऑफ फेरेडेज कितने थे, यानी चार्ज कितना था। क्लियर। मैं ऐसा बोलूंगा फिर फ्रैक्शन ऑफ करंट बाय कैटायन इज इक्वल टू N इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्योंकि वो कैटायन है। अब आपको मालूम है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैटायन अपवर्ड, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऊपर जाएंगे वो बराबर होंगे करंट फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायंस, ठीक है। यानी जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स अप जाएंगे उतना ही करंट कैरी होगा, उतना ही फ्रैक्शन ऑफ करंट कैटायंस कैरी करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मूविंग अपवर्ड्स ऑफ कैटायन मूविंग अपवर्ड्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायंस। बात सही है ना, जितना करंट कैरी करेंगे वो, या जितना कैटायन अपवर्ड मूव होंगे उतना ही करंट भी वो कैरी करेंगे।
तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन मूविंग अपवर्ड्स कितना निकाला था हमने, वो यहाँ पे निकाला था हमने, C इंटू एल इंटू ए है ना, तो मैं लिखूंगा C इंटू एल इंटू ए। और फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायंस कितना मिला था हमें, N इंटू टी सी। टी क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर, और C मीन्स कैटायन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। क्लियर। फिर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन यहाँ से निकाल सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन आएगा फिर बराबर C इंटू एल इंटू ए, यानी C इंटू एल इंटू ए डिवाइड बाई N। क्लियर। N मीन्स नंबर ऑफ फेरेडेज, याद रखना, N मीन्स नंबर ऑफ फेरेडेज। लेकिन हमने ऊपर देखा था कि नंबर ऑफ फेरेडेज बराबर रहता है Q डिवाइड बाई F। और जो C है यानी ये वाला C, कैपिटल C, इट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट्स पर ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। C बराबर हो जाता है C डिवाइड बाई 1000, है ना। अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स पर ml में कन्वर्ट करना हो तो C डिवाइड बाई 1000 लिख देंगे हम। क्लियर। तो फिर मैं इस C के बदले में C बाई 1000 लिखूंगा, इंटू लिखूंगा ये L जो पहले था L इंटू A, और N के बदले में लिखूंगा Q बाई F। N बराबर Q बाई F, तो 1 बाई N किसके बराबर होगा, F बाई Q के बराबर, है ना, तो F बाई Q। तो ये निकल गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। सिंपल है ना, यहाँ तक कैलकुलेशन सिंपल है। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इसके बराबर होता है, यानी कंसंट्रेशन इन ml, ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स पर ml इंटू लेंथ इन सेंटीमीटर इंटू एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू फेरेडेज, है ना, डिवाइड बाई 1000 इंटू चार्ज। क्लियर, चार्ज इन कूलम्स। ठीक। अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर निकल गया तो हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन बराबर होगा 1 होता है 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है और ये आपका कंप्लीट क्या बोलते हैं इसको, मूविंग बाउंड्री मेथड है। आई होप कि मूविंग बाउंड्री मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है और इसकी कैलकुलेशंस क्या है। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।